लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनीज एक्ट को शुरू किया था। और कंपनीज एक्ट में हमने लास्ट क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करी थी विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी। और हमने यहाँ पर देखा था कि कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013 क्यों आया, कैसे आया, कैसे लाइफ चेंज हुआ कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद, इससे पहले क्या था। फिर हमने ये देखा था कि कंपनीज एक्ट किसके ऊपर एप्लीकेबल है। इसके बाद में हमने कंपनी के फीचर्स को समझा था, ये सारे फीचर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, करेक्ट। अब आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी। अब देखो, व्हील का मतलब होता है पर्दा। ये बहुत अच्छे से यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने इसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया। देखो, व्हील का मतलब होता है पर्दा। आप ये देख रहे हो, ये कर्टन जैसा बना हुआ है। तो कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में एक पर्दा है। अब आप देखो, ये कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी है। हमें दो चीज पढ़ समझना है। एक तो ये कि कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, और फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इस कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है। इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी क्या है। रेदर अगर मैं बताऊं व्हाट द कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी इज, ये आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी जस्ट मैं आपको जब बताऊंगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। और फिर कहाँ पर ये मतलब एप्लीकेबल होगा और कहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एक्सेप्शन का मतलब है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसके ऊपर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। मतलब काफ़ी सारे क्या, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसके ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको याद हो, हमने लास्ट क्लास में जो फीचर्स ऑफ कंपनी किया था उसमें हमने सबसे पहला फीचर जो पढ़ा था वो क्या था, सेपरेट लीगल एंटिटी। जिसमें हमने बोला था कि कंपनी का जो खुद का आइडेंटिटी है दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री एंड मिस्टर मुकेश अंबानी both are same or both are different, answer is both are different. Even though the shares of Reliance are 100% held by Mr. Mukesh Ambani, still we will say that the company and the owner of the company both are different. दोनों यहाँ पर सेम नहीं होते। अब अगर आप यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील की थ्योरी लो, अच्छा इसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। सो इफ यू रिमेंबर, ये वाले पॉइंट पे मैंने ब्लॉक भी इस पे आपको करके दिया था कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन का ये मतलब है कि वो खुद से एक्ट नहीं करता, इट एक्ट थ्रू इट्स डायरेक्टर। मतलब कंपनी खुद कोई डिसीजन नहीं लेता। कंपनी, हम ऐसा बोलते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड बांटा है, बट क्या एक्चुअल में कंपनी ने डिविडेंड बांटा है? आंसर इज नो। यहाँ पर क्या हुआ है कि कंपनी के डायरेक्टर्स जो है उन्होंने डिसाइड किया और ये डिसीजन लिया। कंपनी के मेंबर्स ने यहाँ पर डिसीजन लिया। सो कंपनी डज नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, इट एक्ट्स ऑन सम ह्यूमन एजेंसी दैट इज द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो इसको चलाते हैं। अब ये दो पॉइंट को आप कनेक्ट करते हुए यहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील के कॉन्सेप्ट पे आओ। तो कॉर्पोरेट व्हील का जो कॉन्सेप्ट है वो इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करता है और वो बताता है कि देखो, कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के बीच में एक पर्दा है, ठीक है। तो अगर हम बोले कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मैं बोलता हूँ कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या इसका ये मतलब है शेयर होल्डर भी इंसॉल्वेंट हो गए? आंसर इज नो। अगर हम बोले कि शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या इसका ये मतलब है कंपनी भी इंसॉल्वेंट हो गया? आंसर इज नो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस है, बोथ ऑफ देम आर नॉट सेम। तो ये आपका कॉर्पोरेट व्हील का थ्योरी है। बट कई जगह कॉर्पोरेट व्हील को हम क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। अब आगे इसका जो एक्सेप्शन पढ़ोगे, एक्सेप्शन का आता है जिसमें हम बोलते हैं लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। मतलब इस पर्दे को हम उठा देंगे या फिर हम पियर्स करेंगे इसको, ठीक है। हम इसको पियर्स करेंगे। पियर्स का मतलब होता है हम इस पर्दे में होल करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये कंपनी के नाम पे कौन काम कर रहे हैं। तो ये आ जाता है आपका कॉर्पोरेट व्हील का थियरी। तो इसमें अगर आप देखो तो ये आपके पास दिया हुआ है, कॉर्पोरेट व्हील इट रेफर्स टू द लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड एज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो जो लोग कंपनी को चला रहे हैं और जो लोग और कंपनी है वो दोनों अलग अलग है, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। द टर्म कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट members of the company are shielded from the liability connected to the company's action। शील्डेड का क्या मतलब होता है? हम जैसे बोलते हैं ना, प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारी आर्मी, हमारे लिए प्रोटेक्टिव शील्ड है। आपने कई बार इस तरह से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक और पे देखा होगा दैट
God's blessing, our parents' blessing, our grandparents' blessing. They are what? They are basically that's that's the blessing. वो हमारे लिए एक shield का काम करता है. The same thing you will get it here, that is the shield. Okay, so the term corporate will, it refers to the shield. तो ये जो कंपनी का आइडेंटिटी है, दिस एक्ट्स लाइक अ शील्ड फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पर वही पॉइंट बताया दैट द टर्म corporate will refers to the concept that the members are shielded away from the liability which are connected to the company's action. तो कल को अगर कंपनी ने कुछ नुकसान किया तो उसके शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होंगे. कल को कंपनी पे कोई लायबिलिटी आ गई तो उसके शेयर होल्डर्स लायबल नहीं होंगे. पर हाँ, हर समय ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे एजेंसी वाला पॉइंट देखा था कि कंपनी खुद से कुछ काम नहीं करता, वो शेयर होल्डर्स ही या उसमें मेंबर्स ही काम करते हैं. जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, ठीक है, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो और आपने बैंक से लोन लिया है कंपनी के लिए, ठीक है, और आपने लोन कितने का लिया है? यू हैव टेकन अ लोन फॉर लेट्स से 50 करोड़, आपने 50 करोड़ का लोन लिया है. किसके लिए? आप बिहाफ पे, मतलब कंपनी के बिहाफ पे, या कंपनी के लिए आपने 50 करोड़ का लोन लिया है. अब टेक्निकली ये लाइबिलिटी किसका है, आपका या कंपनी का? दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, दिस इज नॉट योर लाइबिलिटी. बट हाँ, सपोज करो ये पैसा लेके आप इस अमाउंट को साइफन ऑफ कर दो. साइफन ऑफ करने का मतलब फ्रॉडुलेंटली इस पैसे को आप क्या करते हो, अपने बाकी जगह डाइवर्ज कर देते हो, अपने पर्सनल यूज के लिए आप लगाते हो. तो इन दैट केस आप ये नहीं बोल सकते कि लोन तो कंपनी ने लिया था, मैं क्यों गारंटी दूं, या बेसिकली आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो. तब क्या होगा? तब लॉ बोलेगा लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील. मतलब तब आप ये कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट पर्दे का फायदा नहीं उठा सकते. सो कॉर्पोरेट एंड शील्ड, ये वाला पॉइंट आ रहा है. सो इफ अ कंपनी इनकर्स एनी लायबिलिटी, ये देखो, so if the company incurs any debt or contravenes any law, and the corporate will concept implies that members should not be liable. Okay, the members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy the corporate insulation. So the shareholders are protected from the acts of the company. तो जब corporate will के ऊपर क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप ये पॉइंट वहां पे समझा देना. और इसी के साथ में अगर आपको लगे तो आप दो पॉइंट को और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो. The concept of separate legal entity. Okay, the concept of separate legal entity, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो कि मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग है, दोनों को हम एक नहीं देखते. बट और ये एक बहुत फेमस केस है, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी का केस है. अब देखो, फिलहाल ये केस को मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ. ठीक है, इस केस को आपको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ और आपको काफी आइडिया इससे और ज्यादा लग जाएगा. देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पर ये था, और ये केस ऐसा है सैलमन वर्सेस सैलमन का कि जिसने भी कंपनी लॉ पढ़ा है, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कंपनी लॉ पढ़ा हो और उसने सैलमन वर्सेस सैलमन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हो. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर कोई पढ़ता है, हर एक ने यहाँ पे कहीं ना कहीं चेक किया होगा. तो आप देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो है. यहाँ पर ऐसा है कि सैलमन, मिस्टर सैलमन एक सोल प्रोपराइटर थे. ठीक है, ही वॉज अ सोल प्रोपराइटर. अब ये जो सोल प्रोपराइटर है सैलमन, इसने क्या कर दिया, इसने अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ कंपनी. मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपनी इज व्हाट, कंपनी इज जस्ट द वे ऑफ डूइंग बिजनेस. आपको अगर बिजनेस करना है, इट इज जस्ट द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें और कुछ भी नहीं है. राइट. सो आपको बिजनेस करना, आप चाहे सोल प्रोपराइटरशिप रखो चाहे आप कंपनी फॉर्म कर लो. तो इन्होंने क्या किया, अपने सोल प्रोपराइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया. जब इन्होंने इसको अपने कंपनी में कन्वर्ट किया तो देखो, सोल प्रोपराइटरशिप में इनका कैपिटल लगा हुआ था बिजनेस का. इस कैपिटल को तो किसी ना किसी तरह से यहाँ पर कन्वर्ट करना था. तो इस कैपिटल को इन्होंने 100% शेयर कैपिटल में कन्वर्ट नहीं किया. इन्होंने कैपिटल को कुछ पार्ट को कन्वर्ट कर दिया शेयर कैपिटल में, और मतलब मेजोरिटी शेयर्स अपने पास रखे. एक एक शेयर अपने बच्चे को दे दिया और एक एक शेयर अपनी वाइफ को दे दिया. फिर जो बचा हुआ कैपिटल था उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया बाय वे ऑफ सिक्योर्ड लोन. ठीक है, तो आपको एक हाइपोथेटिकल अमाउंट देता हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट मैं आपको नहीं ले रहा यहाँ पे. सपोज करो 50,000 रुपीज था इनका सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल. तो 50,000 में इन्होंने क्या किया, 10,000 तो ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, और बचा हुआ 40,000 को इन्होंने क्या बना दिया, सिक्योर्ड लोन.
क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपको? ठीक है, इसको सिक्योर्ड लोन बना दिया। अच्छा, अब आप देखो, आप सब, हम सब सपोज करो यहाँ पर क्रेडिटर्स है किसके? मिस्टर सैलमन के। ठीक है, हम काफी सालों से मिस्टर सैलमन के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो हम तो जैसे बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे कि भाई जो नॉर्मल में गुड्स आप सप्लाई करते हो, फिर आपको यहाँ से पेमेंट मिल जाता है, तो इस तरह से करके आपका, या आप अगर कस्टमर साइड हो तो आपने एडवांस दे दिया, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिस्टर सैलमन के कस्टमर से। इज दिस क्लियर? अच्छा, तो ये इस तरह से करके काम चलता रहा, तो बिजनेस कंटिन्यू करता रहा, इन्होंने कन्वर्ट किया, बिजनेस बराबर चलता गया। फिर एक दिन क्या हुआ, इकोनॉमिक लॉसेस वगैरह हुए और मिस्टर सैलमन को काफ़ी नुकसान हुआ और कंपनी ने अपना बिजनेस बंद किया। अब देखो, जब कंपनी अपने बिजनेस को बंद करती है उसको क्या बोलते हैं हम? जब हम बोलते हैं कंपनी शट डाउन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मैंने लास्ट क्लास में, डिसोल्यूशन या फिर वाइंडिंग अप। बेसिकली वाइंडिंग अप से शुरू होता है और डिसोल्यूशन पे खत्म हो जाता है, मतलब प्रोसेस का स्टार्ट होना इज वाइंडिंग अप, और जब कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। सो आप यहाँ पे देखो, कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, अब वाइंडिंग अप प्रोसेस के अंदर क्या होगा, कंपनी के एसेट्स को बेचे जाएंगे, जितने भी कंपनी के एसेट्स हैं, ऑल दीज एसेट्स वुड बी सोल्ड ऑफ, सारे के सारे एसेट्स को बेचा जाएगा, और फिर जो आपके कंपनी के लाइबिलिटीज है उनको पे किया जाएगा। अब लाइबिलिटीज का पेमेंट कैसे होता है? देखो, सबसे पहले जो आपके सिक्योर्ड डेट होते हैं उसको पे किया जाता है। सिक्योर्ड डेट के बाद में फिर आपके जो अनसिक्योर्ड डेट होते हैं उनको पे किया जाता है, और उसके बाद में अगर कुछ पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और लास्ट में वो पैसा आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है अगर कुछ बचता है। अब सपोज करो सिक्योर्ड को पे करने के बाद कुछ नहीं बचा तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब सबसे पहले किसका पेट भरा जाएगा? सिक्योर्ड का, फिर अनसिक्योर्ड का, फिर प्रेफरेंस का, और फिर लास्ट में इक्विटी का। मेक सेंस गाइस? डज दिस मेक सेंस? तो आप देखो, मिस्टर सैलमन का जो बैलेंस शीट था, उस बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, ये देखो, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ये 10,000 हो गया, और आपका जो सिक्योर्ड लोन है, ये सिक्योर्ड लोन हो गया 40,000। ठीक है, अब आप देखो, ये जो बाकी क्रेडिटर्स है जो इसको नॉर्मल में गुड्स वगैरह सप्लाई करते थे, इनका अमाउंट था लेट्स से 30,000। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पर रिकवरी हुआ लेट्स से 40,000 का। ये जो एसेट्स यहाँ पर बेचकर पैसा आया, अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट तो टैली करना चाहिए। देखो, मैं बुक वैल्यू का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलाइजेबल वैल्यू का बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू है जो रियलाइज हुआ, सामान को बेच के, एसेट्स को बेच के, सोल्ड ऑफ ना, तो सेल करके जो एसेट्स मिले वो 40,000 रुपये मिले। अब आप मुझे बताओ, लॉजिकली 40,000 किसको पे किया जाना चाहिए? देखो, लॉजिकली अगर आप चेक करो तो पैसे आपको ये बाहर वाले क्रेडिटर्स को देना चाहिए और फिर सैलमन को देना चाहिए, क्योंकि सिक्योर्ड लोन जो है वो किसका है? वो मिस्टर सैलमन का खुद का ही तो है ना, अगर आप टेक्निकली देखो तो। हुआ क्या, ये 40,000 रुपया जब आया तो मिस्टर सैलमन ने बोला देखो सिक्योर्ड डेट को दिया जाना चाहिए, और उसने बोला सबसे बड़ा सिक्योर्ड क्रेडिटर इस कंपनी में कौन है? मैं खुद ही हूँ, तो ये 40,000 रुपया सबसे पहले मुझे मिल जाना चाहिए। ये 40,000 का पेमेंट उन्होंने खुद को कर दिया। अब ये जो क्रेडिटर्स थे फिर हो गए गुस्सा, ये क्रेडिटर्स बोले कि यार ये तो कमाल की बात है, बाहर वालों से तुमने हमसे उधार लिया, मेरा पैसा तुमने मेरे को दिया नहीं, और अपने जेब में ये पैसा तुम ट्रांसफर कर रहे हो, दिस इज नॉट करेक्ट। ये पैसा किसको देना चाहिए? इस 40,000 में से 30,000 तुम्हें मेरे को देना चाहिए, और बचा हुआ 10,000 से तुम अपना जेब भरो। मतलब बाहर, नॉर्मली तो यही होता है ना कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो, नुकसान हो गया तो पहले बाहर वालों का पेमेंट करोगे फिर खुद को करोगे। तो ये बोला कंपनी के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने। ये लोग झगड़ते झगड़ते फिर कहाँ गए? कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाकर क्या डिसाइड हुआ कि मिस्टर सैलमन जो है वो अलग है और इनकी जो कंपनी है वो अलग है। इस बात पर इनके क्रेडिटर्स ने बोला कि देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये सोल प्रोप्राइटर हो चाहे ये कंपनी हो, बिजनेस तो हम वैसे ही कर रहे थे, और वैसे भी हम कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे थे, हम तो अभी भी जैसे मिस्टर सैलमन के साथ इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज सोल प्रोप्राइटर ये काम कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल उसी तरह से कंपनी के साथ काम कर रहे थे, तो एवरीथिंग वाज सेम। सो ये आप कंपनी का नया कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब डाल के क्यों हम लोगों को उल्लू बना रहे हो? ये 40,000 रुपया का जो पेमेंट मिला इससे चुपचाप हमारे को दे दो फालतू में, नहीं तो हमारे लिए हार्डशिप होगा।
पर कोर्ट ने फिर उनको समझाया और क्या बोला कि देखो आप भले ही दोनों को एक देखते हो, बट कंपनी लॉ यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि मिस्टर सैलमन जो कि कंपनी के मेंबर है और जो कंपनी है ये दोनों अलग है, इन दोनों के बीच में एक पर्दा है। दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्पोरेट व्हील। क्या आपको ये समझ में आया? राइट। अगर क्रेडिटर्स को यहाँ पर ये केस जीतना होना था तो क्रेडिटर्स को क्या प्रूफ करना होता कोर्ट में? उनको कोर्ट में ये प्रूफ करना होना था कि मिस्टर सैलमन ने फ्रॉड्यूलेंटली इस सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपनी में कन्वर्ट किया। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने इसको फ्रॉड्यूलेंटली कन्वर्ट किया, इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है और ये पैसा हमें पे करना है। इन्होंने खुद को जानबूझ के सिक्योर्ड लोन रखा, ऐसा तो था नहीं। अब यहाँ पर इस चक्कर में ये बेचारे फंस गए और इनको कोई भी अमाउंट नहीं मिला। मेक सेंस? ओके। तो अब अगर आप यहाँ पर मिस्टर सैलमन का केस देखो तो आपको इधर मिलेगा इन सैलमन वर्सेस सैलमन इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स विच इज लेड डाउन बाय द कंपनी। तो यहाँ पर क्या बताया? अ कंपनी इज अ पर्सन distinct and separate from its member. So in this case, Mr. Salmon incorporated a company in the name of Salmon Company Limited, जिसमें 7 सब्सक्राइबर्स थे। एक तो वो खुद था, उसकी वाइफ थी, 4 मैंने बेटे थे और उसकी एक बेटी थी। सो द कंपनी टुक ओवर द पर्सनल एसेट्स ऑफ द सैलमन फॉर 38,782 पाउंड। और उसमें उन्होंने क्या किया? 20,000 रुपए के तो शेयर्स ले लिए, मतलब 20,000 पाउंड के तो शेयर्स ले लिए, 10,000 रुपया का उन्होंने डिबेंचर्स ले लिया और बचा हुआ जो अमाउंट था उसका उसको अनसिक्योर्ड। अब हुआ क्या यहाँ पे? हिज वाइफ डॉटर दे टुक 1 शेयर ईच। सब्सिक्वेंटली कंपनी चला गया लिक्विडेशन में। ये देखो, द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ड्यू टू द जनरल ट्रेड एंड डिप्रेशन, मतलब बिजनेस डाउन होने की वजह से। अब ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द ट्यून ऑफ 7,000, ठीक है, contended that Mr. Salomon could not be treated as the secured creditor of the company and in respect of the debentures which are held by them. Debentures क्या होता है? एक तरीके का secured debt ही होता है, right? As he was the managing director of the company, one man company था और company और उसका जो sole proprietorship है वो कोई different नहीं है, ठीक है? तो it was just a sham and fraud. लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला कि देखो ये ऐसा लॉजिक नहीं है, इसने फ्रॉडुलेंटली कंपनी को नहीं बनाया। आप ये प्रूव करो कि फ्रॉडुलेंटली इसने कंपनी को बनाया। उसने कंपनी अपने एक प्रॉपर तरीके से बनाया है, सब कुछ बराबर किया। एंड जो कंपनीज एक्ट है वो यहाँ पर क्या बोलता है? वो ये बोलता है दैट कंपनी एट अ लॉ इज डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड दो इट मे बी that after incorporation the business is precisely the same। आप ये देख रहे हो, even after incorporation the business is precisely the same as it was before and the same persons are the managers and the same hands receive the profit, but the company in law is not the agent of the subscribers or the trustees to them। दोनों अलग अलग यहाँ पे रहते हैं। तो ना ही कंपनी के सब्सक्राइबर और ना ही कंपनी के मेंबर्स लाइबल होंगे किसी भी तरीके से किसी भी अमाउंट के, एक्सेप्ट जो आपको लॉ के अंदर यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अंदर बताया हुआ है। वो बेसिकली क्या है कि इनको अपने कॉल का पेमेंट करना होगा, जो शेयर्स इन्होंने सब्सक्राइब किया है उसका कॉल का पेमेंट करना होगा। उसके अलावा इनको यहाँ पर कोई भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है और इनकी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं हो सकती। आप बताओ क्या ये आपको क्लियर हुआ? राइट। सो ये आ रहा है, thus this case clearly established that a company has its own existence and as a result a shareholder cannot be held liable for the acts of the company even though he virtually holds the entire share capital of the company। okay, तो ये पॉइंट है आपका सैलमन वर्सेस सैलमन का। फेमस केस कंपनी लॉ जिसने भी पढ़ा है आज तक उसने सैलमन वर्सेस सैलमन का केस डेफिनेटली देखा होगा। अब ये देखो, अब क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बोला था कि क्या ये कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जा सकता है, क्या इसको पियर्स किया जा सकता है? तो आंसर इज यस। कॉर्पोरेट व्हील को कब पियर्स करेंगे और कॉर्पोरेट व्हील को कब लिफ्ट करेंगे? तो आप ये देखो यहाँ पर आता है लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील। जब देखो लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट यही रहता है, देखो बोल वो रहे हैं पर शब्द मेरे हैं। आया आपको समझ में? तो ये बेसिकली अगर आप देखो, चतुर रामालिंगम हो गया कंपनी, ठीक है, काम कंपनी कर रहा है लेकिन ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या फिर ये कंपनी के मेंबर्स हैं। ऐसा सिचुएशन कब आएगा? ऐसा सिचुएशन आएगा जब कंपनी फ्रॉडुलेंट या कुछ एक्टिविटीज में होगा। तो देखो ये बेसिकली आपके पास 5 सिचुएशंस है, 1 2 3 4
एंड 5। अब ध्यान रखना, ये 5 पॉइंट के ऊपर हो सकता है आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मिल जाए, जहां पर वो आपसे पूछे मेंशन द सिचुएशंस वेयर द कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड। एक तो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है एक्सप्लेन द सिचुएशंस इन पर्टिकुलर चीज के लिए। मतलब हो सकता है इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन, एक सिचुएशन बना के दे दे, और वहां पर आपको पूछे कि बताओ कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा और बोलेगा बताओ कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा कि नहीं होगा। तो आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी मिलेगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि आपको यहाँ पे कोई केस स्टडी मिल जाए। इन बोथ द केस आपके लिए ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। ठीक है, अब देखो, यस कमेंट करने बोले मतलब, हाँ सिचुएशंस पे कमेंट करने बोला तो वही मैंने आपको बताया ना, फिर वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अगर सिचुएशंस पे कमेंट करने बोला तो वो आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। फिर आप डायरेक्टली जो सीधा पॉइंट है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट है आप उसको लिखोगे, कि मतलब अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है जिसमें आप एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे हो, या आपने लीगल ऑब्लिगेशंस को अवॉइड करने के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, तो यहाँ पर वो कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाएगा। यहाँ पर यही माना जाएगा कि दोनों के दोनों कंपनी जो है वो क्या है, सेम है। ओके, तो यही पॉइंट मैंने बताया कि या तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कमेंट वाला क्वेश्चन मिलेगा, या फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा जहां पर वो बोलेंगे कि आपको सिचुएशन दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि आप एक काम करो, इस सिचुएशन में आप बताओ कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको मिलेगा। तो आप ये देखो, यहाँ बताया हुआ है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब देखो इसका आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। इंडिया में आपने ये न्यूज़ सुना है लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश में एक्चुअली सबसे ज्यादा हुआ था, ऑल ओवर इंडिया था, मुंबई वगैरह में भी इस तरह से बहुत सारे न्यूज़ आए थे कि लॉकडाउन के टाइम पे मोबाइल ऐप्स उधार के में पैसा दे रहे थे, छोटा छोटा लोन अमाउंट, 2,500 5,000 का लोन अमाउंट दे रहे थे एप्स, बिना डॉक्यूमेंट्स के, और वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। फिर लोगों से वसूली किया जा रहा था, जैसे 5,000 रुपया लोन दिया तो उसके ऊपर 3,000 का इंटरेस्ट लगा दिया। अब बोले 8,000 रुपया दो, अब वो 8,000 रिपे नहीं कर पा रहा, तो उसको बोले एक काम करो 8,000 पे लिए एक और नया लोन ले लो। फिर वो एक नया लोन लेता है पहले लोन को रीपे करने के लिए, फिर वो 8,000 रुपया रीपे करता है, फिर वापस से उससे दोबारा से लोन लिया जाता है। आपने देखा ऐसा, इस केस के बारे में सुना आपने ऐसा? डिस्कवरी प्लस पे देखना, आपको मनी माफिया करके एक शो है, उसमें आपको ये मिलेगा, और वैसे न्यूज के अंदर भी ये काफी बार हुआ था। तो अब जब मैंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो बहुत बार पता चला कि इनमें से जितने कंपनीज थे वो चाइनीज कंपनीज थे, या चाइना की कंपनी का पैसा लगा हुआ था। अब आप देखो, आपने कई बार वो ऐसा एड्स देखा है जब स्पेशली चाइना से रिलेटेड हमारे रिलेशंस खराब होते हैं, या ऐसा कुछ रहता है कि आप चाइनीज गुड्स खरीदते हो, कि यहाँ पर आपको बताया कि इंडियंस दे परचेज चाइनीज गुड्स। ठीक है, तो जब चाइनीज गुड्स वो खरीदते हैं तो किसको पैसा मिलता है, चाइनीज कंपनी को पैसा मिलता है, चाइनीज पैसा कमाते हैं। चाइनीज ये पैसा किसको देते हैं, चाइनीज ये पैसा देते हैं पाकिस्तान को। ठीक है, चाइनीज ये पैसा पाकिस्तानी को देते हैं, और पाकिस्तानी वही पैसा फिर कहाँ लगाते हैं, इंडियंस पे अटैक करने के लिए, और हम गधे हैं वापस से चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये सर्कल चलते रहता है। इस टाइप का एड्स आपने देखा है कई बार, वो आप देख, राइट। तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो आ रहा है, यहाँ पर इसी टाइप का सिनेरियो आएगा टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अब देखो, कंपनी का वैसे खुद का कोई कैरेक्टर नहीं होता, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड एवरीथिंग, बट हम कई बार कंपनी को पियर्स करेंगे। टिकटॉक को क्यों बैन किया, वाई टिकटॉक गॉट बैंड, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो होता है, यहाँ पर आप इस तरह से समझो, बेसिकली देर इज वन कंपनी ए, ठीक है, दिस कंपनी ए इज अ चाइनीज कंपनी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये कंपनी ए जो है ये है एक चाइनीज कंपनी, और ये आपके पास एक है कंपनी बी, ये है एक इंडियन कंपनी, दिस इज एन इंडियन कंपनी। ठीक है, अब ये जो चाइनीज कंपनी है ये बेसिकली इस इंडियन कंपनी को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, लेट्स से इस कंपनी के
80% शेयर्स किसके पास है, इस बी लिमिटेड के शेयर्स ए के पास है। तो ये चाइनीज कंपनी टेक्निकली इस इंडियन कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। ध्यान रखना, ये चाइनीज कंपनी चाइना में है और ये इंडियन कंपनी इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। अब आप सपोज करो इस बी लिमिटेड के साथ ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आप इस बी लिमिटेड वाले कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो क्या आप ये बोलोगे आप एक इंडियन कंपनी के साथ ट्रेड करो? देखो नॉर्मल सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सपोज करो इंडिया और चाइना के बीच में वॉर शुरू हो जाता है, इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर शुरू हो जाता है। अब आप मुझे बताओ, क्या क्या आप ये बोलोगे कि आप एक इंडियन कंपनी के साथ काम कर रहे हो, या फिर यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा और चेक किया जाएगा कि ये जो बी लिमिटेड है, इस बी लिमिटेड को कौन कंट्रोल कर रहा है। इस बी लिमिटेड को एक चाइनीज कंपनी कंट्रोल कर रही है। तो इवन दो ये बी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, जो कि लेट्स से कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है, स्टिल इस कंपनी को हम क्या मानेंगे, इस कंपनी को हम एक चाइना की कंपनी मानेंगे और इसके ऊपर बैन लग जाएगा। या फिर टेक्निकली इस कंपनी को हम बोलेंगे कि यार आप इसके साथ कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेट इसका बेनिफिशियरी कौन है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी है चाइनीज कंपनी। मेक सेंस, राइट? तो ये आपको पॉइंट एग्जाम में ध्यान रखना है। अब इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ था कि डेलमेर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, तो इसके अंदर भी यही बताया था कि इफ द पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट लाइकली टू बी इन jeopardy, द कोर्ट विल नॉट बी विलिंग टू क्रैक द कॉर्पोरेट शेल। मतलब आमतौर पे ऐसा कुछ कवर नहीं होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मल सिचुएशन में आप बी लिमिटेड के साथ काम करो, इनफैक्ट नॉर्मल सिचुएशन में आप ए लिमिटेड के साथ भी काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वॉर जैसा सिचुएशन हो गया जहां पर अल्टीमेटली अगर आप इस कंपनी के साथ काम करते हो, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट यहाँ पर चेक करेगा और बोलेगा कि देखो अगर आप एनिमी कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो दिस विल बी नॉट अलाउड। तो नॉर्मल सिचुएशंस में, तो जेपर्डी का क्या मतलब होता है कि खतरे में, ठीक है। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट खतरे में नहीं है तो कोर्ट ये कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये व्हील जो है ये उठाया जा सकता है to ascertain whether a company is an enemy company or not. So it's true that unlike natural person, a company does not have a mind or a conscious. देखो बी लिमिटेड का अपना कोई माइंड नहीं है, उसका अपना कोई कॉन्शियस नहीं है, इसीलिए ना तो वो फ्रेंड हो सकता है ना ही वो दुश्मन हो सकता है। लेकिन फिर भी उस कंपनी को हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं एज एनिमी कंपनी अगर उसके सारे अफेयर्स किसके कंट्रोल में है, जो कि एनिमी कंट्री के मतलब रेसिडेंट से या एनिमी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो इस पर्पज से ये कंपनी को बेसिकली क्या किया जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज अ एनिमी कंपनी और यहाँ पर कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा। मेक सेंस, राइट? ओके, फिर फर्दर अगर आप यहाँ पे देखते हो, टू प्रोटेक्ट द टैक्स एंड द रेवेन्यू। अब प्रोटेक्ट द टैक्स एंड द रेवेन्यू, इसमें ये दिनशॉक जी मानिक जी पेटेट, दिनशॉक मानिक जी पेटेट, इनका केस बहुत ही फेमस है। बेसिकली क्या किया इन्होंने, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया। देखो बेसिकली इनके पास इनकम काफी सारा था, इन्होंने वो जो इनकम था वो इनकम तीन अलग अलग कंपनीज में ट्रांसफर कर दिया। लेट्स से ए, बी एंड सी। ये दिनशॉक जी मानिक जी पैटेट के पास जो इन्वेस्टमेंट्स थे, तीन अलग अलग कंपनी बनाई और तीन अलग अलग कंपनीज को ये इनकम ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, जब ये इन्वेस्टमेंट्स इनके पास था तो इनको टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। अब इन्होंने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया इन तीन कंपनीज को। तो अब बेसिकली इनकम किसका हो गया, दिनशॉक जी मानिक जी पेटेट का नहीं, ये इनकम हो गया इस कंपनी ए बी सी का। अच्छा, ए बी सी ने यहाँ पे जो पैसे कमाए वो वापस से वो दिनशॉक जी मानिक जी पेटेट को दे देते एज अ लोन। अब दिनशॉक जी यहाँ पर ये दिनशॉ मानिक जी क्या बोलते हैं कि देखो यार मेरे को तो लोन मिल रहा है, लोन के ऊपर थोड़ी ना कोई इनकम टैक्स पे करता है, तो मुझे इनकम टैक्स पे करने का जरूरत नहीं। और वो इस तरह से करके कंपनीज को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। जब इस तरह से करके सिनेरियो हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि यार ये तो गलत बात है, ये तो इस तरह से करके टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ,
कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जितने भी प्राइवेट कंपनीज है जो दिनशॉ मानिक जी पेटेट ने इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है, वर जस्ट अ शैम। शैम मतलब खाली नाम मात्र, ठीक है। एंड द कॉर्पोरेट व्हील वाज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। क्या आप देखो ना, एक इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट से पैसा दिनशॉक जी मानिक को आ रहा था, ठीक है, दिनशॉ मानिक जी को आ रहा था। इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया कंपनी को। अब ये इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम होगा वो कंपनी ए को जाएगा। कंपनी ए यही पैसा दिनशॉक मानिक जी को देगा। तो टेक्निकली तो वापस से पैसा इन्हीं के पॉकेट में आया ना। तो अब वो बोलते हैं कि मैं इसके ऊपर टैक्स नहीं दूंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर गड़बड़ होगा। तो इस तरह से करके यहाँ पर टैक्स की चोरी के लिए बोला गया कि देखो, अगर आपने कॉर्पोरेट एंटिटी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है जस्ट बिकॉज आप टैक्स की चोरी करना चाहते हो, इवेड का मतलब आप उसको मतलब अवॉइड करना चाहते हो, और सरकमवेंट भी मतलब तो एक ही होता है। सरकमवेंट का मतलब होता है उसको बाईपास करना। अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर आपके ऊपर क्या लगेगा, इधर कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। आप बोलिए, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके। ओके, फिर आप देखिए यहाँ पर टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। तो अगर आप अपने लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए अगेन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, आप देख रहे हो यहाँ पर पर्पस क्या है आपका, फ्रॉडुलेंट। तो अगर आपका फ्रॉडुलेंट पर्पस है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, तो फिर आपको यहाँ पर वो वैलिड रीजन नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बोलेंगे कि देखो आपका रीजन जो है वो गलत है, और वहाँ पर कंपनी और आप दोनों एक ही हो। सो व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर केस, ये जो कंपनी है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। इन्होंने कंपनी लगाई और प्रॉफिट कमाया, और अपने वर्कर्स को बोला आप एक साल में बहुत मेहनत करो, हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे और उस प्रॉफिट से आपको अच्छा खासा बोनस दिया जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज करो आपको 10 लाख रुपए का अगर हमें प्रॉफिट हुआ, हमें जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 10% आपको रिटर्न दिया जाएगा, मैं इस बोनस आपको पे करेंगे। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये एक्चुअल प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए का, और ये 10 लाख रुपए का प्रॉफिट के हिसाब से 10% का इनको 1 लाख रुपया का बोनस देना था। अब इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने एक नई कंपनी बना दी और उस कंपनी में इन्होंने प्रॉफिट्स को डाइवर्ट कर दिया। और प्रॉफिट्स को डाइवर्ट करके इन्होंने क्या दिखाया कि यार हमें तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, सिर्फ 1 लाख रुपए का हुआ है। अब 1 लाख रुपए का 10% अगर होता है 10,000 रुपया, तो हम तो आपको सिर्फ 10,000 का ही बोनस दे सकते हैं। 1 लाख रुपया का बोनस कैसे दे, 1 लाख की तो हमारी प्रॉफिट ही है, करेक्ट। तो ऐसे केस में फिर ये जो लेबर्स थे, वर्कमैन थे, ये कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि साहब ये देखो, जो ये इन्होंने दूसरी कंपनी बनाई है जिसको ऑलमोस्ट मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट चला गया है, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि मेरा बोनस यहाँ पे ये लोग मार ले जिससे, ठीक है। तो आप कोर्ट कुछ करिए, और इस में जो यहाँ पर बोनस, ये बेसिकली ये जो दूसरी वाली कंपनी का प्रॉफिट्स है, ये इसका भी ओनर कौन है, यही ओनर है। लेकिन दिखाने के लिए उन्होंने हमें बोला था कि ए लिमिटेड के प्रॉफिट का 10% आपको बोनस की तरह देंगे, अब ये नहीं दे रहे, तो सर गड़बड़ है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया, पियर्स किया, और बोला कि देखो ये गलत होगा। देखो, वेयर इट वाज फाउंड दैट द सोल पर्पस फॉर द फॉर्मेशन of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen. The Supreme Court upheld the piercing of the veil to look at the real transaction. आप बताइए, ये क्लियर गाइस, ये क्लियर? ओके। तो ये आपके पास पॉइंट आता, और इसके अंदर क्या था, द फैक्ट ऑफ द केस आर कि ए लिमिटेड जो था उन्होंने परचेज किया शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड बाय इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ 4,50,000, और जो डिविडेंड था इस इन शेयर्स का, इसको शो किया गया एज अ प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर, एंड इट वाज टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द बोनस पेबल टू द वर्कमैन ऑफ द कंपनी। अब कंपनी यहाँ पर क्या करता, ट्रांसफर द शेयर्स टू बी लिमिटेड, कंपनी ने जो शेयर्स थे उसको बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए, एंड जो बी लिमिटेड के शेयर्स थे उसको सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिए जो इसकी सब्सिडरी थी। अब इससे क्या होता था, ये जो डिविडेंड इनकम था वो ए लिमिटेड के पीएनएल में जाने के बजाय वो सी लिमिटेड के पीएनएल में जाने लग गया।
जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट जो था वो यहाँ पर क्या हो गया, विच गॉट रिड्यूस्ड। तो फिर इनको आया गुस्सा और ये लोग गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाने के बाद ये सेम सिनेरियो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। मेक सेंस? ओके। फिर आता है व्हेन द कंपनी इज सब्सिडरीज, जो सब्सिडरी कंपनी है दे एक्ट ओनली एज द एजेंट। तो अगर जो सब्सिडरी कंपनी है वो एक एजेंट की तरह काम करेगा तो फिर हम क्या होगा, मतलब फिर तो आपको पता ही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यहाँ पर बताया हुआ ही है कि प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स विच आर डन बाय द एजेंट। तो अगर सब्सिडरी कंपनी एजेंट की तरह वर्क कर रहा है तो होल्डिंग कंपनी को प्रिंसिपल माना जाएगा, और फिर होल्डिंग कंपनी ये नहीं बोल सकता कि यार ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये मेरे काम, मतलब हम दोनों अलग अलग है, इसके लॉस अलग मेरे लॉस अलग, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इन दोनों को सेम ट्रीट किया जाएगा। मेक सेंस? ओके। और लास्ट आता है कि कंपनी को अगर आपने फ्रॉड या किसी इम्प्रॉपर कंडक्ट के लिए प्रिपेयर किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, और आपका मेन पर्पस ही क्या है, टू डिफीट द पर्पस ऑफ द लॉ, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये कंपनी अगेन क्या है, फ्रॉडुलेंट है। तो ये सारे सिचुएशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे ट्रेडिंग विद द एनिमी। तो आपको जैसे मैंने बताया ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, इस तरह से करके कंपनी आपको मिल जाएगा। दिनशॉ मानिक जी पेटेट का केस आप देखना, वो आपको काफी बार एग्जाम में आता है कि एक कंपनी ने, मतलब एक इंसान ने इस तरह से करके कंपनी में अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया और बोला कि ये मेरा कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स है, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मुझे टैक्स नहीं पे करना। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि द पर्पस was to evade the tax, तो it was considered as his own income and lifting up of the corporate will किया गया। ठीक है, तो इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, राइट। अब आगे आप देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि कितने तरह के कंपनी, रिमेंबर हमने चेक किया था कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमने क्या बोला था, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, यस और नो, याद आ रहा है? तो आज, हम यहाँ पे वही बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये वाला पॉइंट आता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो अब हम यहाँ पर बताते हैं कि देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी। सो अगेन, इफ आई आस्क ऑन द बेसिस ऑफ एक कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर्स, एक ऐसा कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, या फिर एक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर ये क्या होता है? देखो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर डॉक्यूमेंट है, फाउंडेशन लेवल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, मतलब ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रेस्ट्रिक्शन रखना होता है, और पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स और ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हम कंपनी को दो कैटेगरी में स्प्लिट करते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट। अब पब्लिक लिमिटेड में अगर आप देखो, तो पब्लिक लिमिटेड में आपको मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, मिनिमम 7 चाहिए, और मैक्सिमम आपके पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। ठीक है, इनफाइनाइट। प्राइवेट कंपनी की अगर आप बात करो, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर आपके पास दो कैटेगरीज आते हैं। प्राइवेट कंपनी में दो भी नहीं, बल्कि अगर मैं बताऊं तो प्राइवेट कंपनी में तीन कैटेगरीज निकलेंगे। देखो, एक होता है ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। तो नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इस कंपनी में कितने मेंबर्स होंगे, इस कंपनी में सिर्फ वन। इसमें मिनिमम चाहे मैक्सिमम, आप कुछ भी बोलो, कौन रहेगा, ओनली वन मेंबर। अच्छा, इसके अलावा अदर प्राइवेट कंपनीज,
अब ये अदर प्राइवेट कंपनीज में, और रादर यहाँ पे मैं एक और कैटेगरी क्रिएट करता हूँ और अदर को वहां पे डाल दूंगा। देखो यहाँ पर आपके पास एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी, ठीक है। एंड देन यू हैव द अदर प्राइवेट कंपनी। तो ये जो स्मॉल कंपनी है ये भी प्राइवेट कंपनी ही है, हालांकि इन दोनों में कोई वैसे डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बट चाहे स्मॉल कंपनी हो चाहे अदर प्राइवेट कंपनी हो, इन दोनों के अंदर आपको मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? मिनिमम आपको 2 मेंबर्स चाहिए। और मैक्सिमम आपको कितने मेंबर्स इसमें हो सकते हैं? मैक्सिमम 200। ये प्रोविजन है, ठीक है। सर स्मॉल कंपनी ओपीसी के बारे में थोड़ा और बताओ ना। बताऊंगा, डोंट वरी। एक बार हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को कवर कर लें, फिर मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी बताना शुरू कर दूंगा। तो ये आपका प्रोविजन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर मिलेगा द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि आप कंपनी को क्यों इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। मैंने आपको बताया था कंपनी प्रॉफिट के लिए कमाते हो, बिजनेस के लिए आप करते हो, और कंपनी आप चाहो तो बिना बिजनेस के लिए भी कर सकते हो। पर कंपनी में क्या प्रॉफिट आप करोगे, या मतलब आप प्रॉफिट आपका ऑब्जेक्टिव है या आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, सो द ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मेकिंग और द ऑब्जेक्टिव इज नॉट फॉर प्रॉफिट। ये आपका कंपनी का दो कैटेगरी हो सकता है। अब एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं कमाता। ऐसा नहीं होता। नॉट फॉर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? इफ दे अर्न प्रॉफिट, ओके, अगर ये प्रॉफिट अर्न करते भी है तो वो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अपने मेंबर्स के बीच में, वो उस प्रॉफिट को वापस से बिजनेस में लगा देंगे। अब बिजनेस में लगाने का मतलब क्या है? देखो इन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट ही किया है किसी पर्पस के लिए, किसी कारण के लिए। तो उसी कारण, जिस कारण से इन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, ये उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। सो इफ दे अर्न प्रॉफिट they will not distribute, right? If they earn profit they will not distribute, okay? अगर वो प्रॉफिट अर्न करते भी है तो वो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और अगर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ठीक है, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का सिनारियो ये होता है कि दे आर फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। कंपनी इज फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग्स, बेसिकली जो उनके प्रॉफिट्स है, अर्निंग्स या प्रॉफिट्स जो है वो आप फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं तीसरा। तो तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अगर एक कंपनी को आप देना चाहते हो एक्सेस, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, राइट। अब एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का क्या मतलब होता है? कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, इफ द कंपनी हैज एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, तो उस कंपनी को हम बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। और अगर कंपनी को एक्सेस नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। यह है समझ में? इफ द कंपनी हैज द एक्सेस टू कैपिटल मार्केट वी से दिस इज लिस्टेड कंपनी, और नहीं तो अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनीज कौन से होते हैं? अगर कंपनी के सिक्योरिटीज, अब सिक्योरिटीज वर्ड के अंदर सिर्फ शेयर्स नहीं होते, डिबेंचर्स या कुछ भी, ठीक है। इफ दीज सिक्योरिटीज आर listed on stock exchange, if these securities are listed on the stock exchanges, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि ये है एक लिस्टेड कंपनी। अदरवाइज और बाकी सारे जो कंपनीज है वो क्या हो जाएंगे? अनलिस्टेड कंपनीज, ठीक। ये रहता है। अब अगर आप देखो नेक्स्ट, तो फोर्थ आता है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी किसका? लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है।
अब मेंबर्स का अगर लाइबिलिटी, हमने लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी देखा था, मेंबर्स का लाइबिलिटी या तो आपको मिलेगा अनलिमिटेड या फिर आपको मेंबर्स का लाइबिलिटी मिलेगा लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो लिमिटेड है, दिस कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, ओके, और दिस कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी। इसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। सो ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी इस तरह से करके आपका कंपनी रहता है। बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, आगे भी वैसे मैं बताऊंगा, बट फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखना कि शेयर्स वाली कंपनी में जो लाइबिलिटी है वो कब अराइज होता है। इन केस ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, द लाइबिलिटी अराइजेस ड्यूरिंग, मतलब बेसिकली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, और जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाए, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। बट अगर लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी को आप देखोगे तो यहाँ पर लाइबिलिटी कब अराइज होगा, यहाँ पर लाइबिलिटी अराइज होता है ओनली ऑन वाइंडिंग अप, क्योंकि इसने गारंटी किस हिसाब से दिया हुआ है कि कल को अगर कंपनी बंद हो गया तो मैं इतने अमाउंट का गारंटी देता हूँ कि ये कंपनी के ऊपर मैं इतना पेमेंट आपको करूँगा। तो ये आपके पास रहा। फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है, देखो एक कंपनी होगा जिसको हम बोलेंगे होल्डिंग कंपनी। ठीक है, एक होगा होल्डिंग कंपनी, दूसरे को हम बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। एक है होल्डिंग कंपनी, एक है सब्सिडरी कंपनी। अब देखो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी कैसे हैं, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब अगर मेरी कंपनी आपकी होल्डिंग कंपनी है तो आपकी कंपनी मेरी सब्सिडरी कंपनी है। मतलब वो वाला गाना आपने नहीं सुना, सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन का, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, तो वो वाला सिनेरियो यहाँ पे रहेगा, मैं तेरा होल्डिंग तू मेरी सब्सिडरी। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका लगता है कि आप ये देखो holding company and subsidiary company. If I am the holding company, the other company is my subsidiary, or if the other company is my subsidiary, I am the holding company. तो ये रहता है। अब सब्सिडरी का सब्सिडरी भी क्या होगा, मेरा सब्सिडरी हो जाएगा। ये देखो H is holding company for S1 and it is also holding company for S2, but S1 is holding company, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 is subsidiary of S1 एंड S2 दोनों। S1 का अगर आप सिनेरियो देखो तो S1 इज सब्सिडरी ऑफ H बट इट इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ S2। डज दिस मेक सेंस गाइस, डज दिस मेक सेंस, राइट? तो ये ध्यान रखना आपको। सर अब ये होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश होता है, देखो अगर होल्डिंग कंपनी मतलब अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करता है या उसके मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स उसके पास होते हैं, मेरे पास कंपनी के मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स है, मेरे पास कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स हैं, शेयर्स तो नहीं वोटिंग राइट्स है, या मेरे पास उस कंपनी के कंट्रोल है, मैं उस कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि आई हैव बेसिकली दिस इज दी होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी पे कंट्रोल किया जाएगा वो बन जाएगा सब्सिडरी कंपनी। मेक सेंस? अब ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के अंदर ही आपको एक और कंपनी मिलेगा जिसको हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। ठीक है, अब ध्यान रखना एसोसिएट कंपनी के लिए अगर आप देखोगे तो एसोसिएट कंपनी में होल्डिंग सब्सिडरी जैसा वो गाना नहीं बजेगा, मतलब मैं तेरा एसोसिएट तू मेरी होल्डिंग, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ना 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 ना, यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है कि अगर एक कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड के अंदर, ठीक है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के अंदर 20% या उससे ज्यादा शेयर्स को होल्ड करता है,
या वोटिंग राइट्स को होल्ड करता है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बी इज एसोसिएट ऑफ ए। ठीक है, सो इफ ए लिमिटेड holds 20% or more of the voting rights in this, then we say that B Limited is what? It is associate company of A. It is the associate company of A. ठीक है, B is associate of A. A is not associate of B. B is only associate of A. तो सर होल्डिंग में देखो, मेजोरिटी में, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सब्सिडरी कब बन जाएगा? सब्सिडरी बन जाएगा जब मोर देन 50 होगा। अगर मोर देन 50 है तो ये बनेगा सब्सिडरी, और 20 से लेके 50 के बीच में है तो ये बनेगा एसोसिएट कंपनी। क्या आपको ये समझ में आया गाइस? ये पॉइंट समझ में आया, राइट? होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो आप देखो, ये जैसे मैं बताता हूँ कि 0 से लेके आप 19.99% तक होल्ड करके रखो, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इधर कोई रिश्ता नहीं है, इट इज नथिंग। बट अगर मैं बोलूँ 20 से लेके 50% तक, तो ये क्या बनेगा, एसोसिएट कंपनी। और अगर मोर देन 50% हो गया तो फिर हम उसको बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। आप बताओ, इज दिस क्लियर? और अगर किसी कंपनी के 100% शेयर्स मेरे पास है तो उसको हम बोलते हैं wholly owned subsidiary। मेक सेंस गाइस? मेक सेंस? ध्यान रखना, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? शेयर्स की नहीं, हम थ्रू आउट में यहाँ पर बात कर रहे हैं वोटिंग राइट्स का। ओके, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वोटिंग राइट्स। अब वोटिंग राइट्स किसके ऊपर होता है? वोटिंग राइट्स होता है सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे, ओनली ऑन इक्विटी शेयर्स। सर प्रेफरेंस शेयर्स पे वोटिंग राइट्स? समटाइम्स प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो, समटाइम्स इवन ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट ये समटाइम्स का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके, फिर हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो फिफ्थ था, सिक्स्थ अब हम चेक करते हैं। तो सिक्स्थ अगर आप देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ये थोड़ा सा ध्यान से आप देखना, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का क्या मतलब आता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में एक हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर कंपनी और एक हो जाएगा पब्लिक सेक्टर कंपनी। वन इज प्राइवेट सेक्टर, अनदर इज पब्लिक सेक्टर। देखो, आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के साथ में। प्राइवेट सेक्टर कंपनी का बेसिकली क्या मतलब होता है, रेदर आप पब्लिक सेक्टर समझ लो। पब्लिक सेक्टर वो कंपनी है जिसको ओनरशिप किसके पास है? द ओनरशिप इज विद गवर्नमेंट। द ओनरशिप इज विद द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर कंपनीज ओनरशिप इज विद द गवर्नमेंट। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी का, तो जो कि बेसिकली नॉन गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट ओन्ड। अब इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो सकता है वो एक पब्लिक लिमिटेड भी हो। A private sector company which is public limited, there can be a private sector company which is private limited. There can be a public sector company which is public limited. There can be a public sector company which is private limited. आप बताइए, क्या ये क्लियर हुआ आपको? अरे ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपके पास ऐसा रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस क्या है? इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बट क्या वो गवर्नमेंट ओन है?
वो गवर्नमेंट ओन नहीं है, वो गवर्नमेंट ओन नहीं है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन उसका नेचर क्या है, पब्लिक लिमिटेड। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में अगर आपको देखना है तो जैसे कि स्विगी, स्विगी जो है वो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इनफैक्ट फिलहाल तो जियो भी क्या है, जियो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो दीज आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट क्या गवर्नमेंट ओन करता है, नहीं। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लो, लेट्स से बहुत सारे हैं, बट हाँ ओएनजीसी, आपने ओएनजीसी का नाम सुना होगा, सुना है ओएनजीसी। आपने बीपीसीएल का नाम सुना होगा। तो ओएनजीसी, बीपीसीएल, ये सारे क्या हो गए, पब्लिक सेक्टर कंपनी, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, और इनका नेचर क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इस तरह से करके गवर्नमेंट के बहुत कई सारे सब्सिडरी कंपनीज होते हैं, ठीक है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड में फॉर्म किया हुआ है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट एक टाइम पे जैसे मतलब आईआरसीटीसी तो नहीं, पर एक टाइम पे जैसे बहुत सारे कंपनीज है जो इस तरह से करके प्राइवेट लिमिटेड में आपको मिलेंगे। ओके, ऑल राइट। अब आप देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपनी लोकेटेड कहाँ पे है। बाय द वे, ये जितने भी ब्लैंक स्लाइड्स है ना ब्लैक कलर का, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ये मैंने डेलिबरेटली यहाँ पर ब्लैक कलर से लिखा है। अब आप देखो, यहाँ पर हम बोलते हैं बेस्ड ऑन द डोमिसाइल। डोमिसाइल से मतलब सिचुएशन, वेयर द कंपनीज आर सिचुएटेड। और सिचुएटेड से भी ज्यादा अच्छा होगा कि ये कंपनी कहाँ पर इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड, ये कहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुआ है। क्या ये इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया के अंदर, या फिर ये इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इंडियन कंपनी। अगर आउटसाइड इंडिया है तो इसको हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। सर फॉरेन कंपनी नहीं बोलते, देखो ये बॉडी कॉर्पोरेट का, फिर आप पूछोगे क्या आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया, डू यू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। वो आपको बोलता है यस देयर इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो फिर हम इसको बोलेंगे आप क्या हो, आप एक फॉरेन कंपनी हो। और अगर उस कंपनी का कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इट इज जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट, और यू कैन से दिस इज जस्ट अ बॉडी कॉर्पोरेट। आप बताइए क्या ये क्लियर है गाइस, ये क्लियर है, ठीक है। क्या गूगल फॉरेन कंपनी है या गूगल बॉडी कॉर्पोरेट है। गूगल एक फॉरेन कंपनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इसी तरह से अगर आप टिफेनी का बात करोगे, टिफेनी, टिफेनी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट या फॉरेन कंपनी। अब टिफेनी जो है उसका आपने नाम नहीं सुना, इंडिया में उसके कोई स्टोर नहीं है, ज्वेलरी का, हाँ वो नहीं, फॉरेन कंपनी नहीं है वो, बॉडी कॉर्पोरेट है। ज्वेलरी की बहुत काफी बड़ा ब्रांड है टिफिनी, वो इंडिया में उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। अब क्योंकि उसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो क्या है, वो एक सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है, और उसका, उसको आप फॉरेन कंपनी नहीं बोलोगे। आप बताओ, इज दिस क्लियर, राइट। तो ये आपको चेक करके बताना है। फिर देखिए, आपको मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशंस या एक्टिविटी। अगर आप देखोगे कंपनी ऑपरेशंस वाइज, या फिर कंपनी को आप देखो एक्टिविटी वाइज, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि कंपनी एक एक्टिव कंपनी है, मतलब वो चल रहा है, रोजमर्रे का काम कर रहा है, या फिर आपको ये मिलता है इट्स एन इनएक्टिव कंपनी। या तो वो एक्टिव कंपनी है या फिर वो इनएक्टिव कंपनी है। इनएक्टिव कंपनी में आपको दो कैटेगरी मिलेगा। एक हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा कंपनी जो आपने इनकॉर्पोरेट किया है,
किसी पर्पस के लिए, बट फॉर टाइम बिंग आपने उसको बंद कर रखा है, ठीक है, या फ्यूचर काम के लिए आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके रखा है, तो वो बन गया डोरमेंट कंपनी। और कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं जो डोरमेंट नहीं है, वो है तो एक्टिव, लेकिन वो आरओसी के पास जाते ही नहीं है, आरओसी को जाकर बताते ही नहीं है कि हम एक्टिव है। तो उनको आरओसी क्या करता है, खुद ही डीम्ड इनएक्टिव कैटेगरी में डाल देता है, वो आरओसी मान लेता है कि वो इनएक्टिव है। अब कैसे होता है वो जब हम डोरमेंट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका पूरा पूरा सिनेरियो है। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम आठों के हिसाब से एक कंपनी को लेते हैं और हम चेक करके बताते हैं कि ये कौन सा कंपनी है। एक और वैसे आ सकता है आपका प्रमोटर बेस्ड कंपनी, या फिर इट्स अ प्रोफेशनली रन कंपनी। तो अगर कोई फैमिली उसको मेजॉरिटी शेयर्स को ओन करता है तो इट्स अ प्रमोटर बेस्ड कंपनी, और अगर नहीं तो फिर वो एक प्रोफेशनली बेस्ड कंपनी हो जाएगा। ये भी एक आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। नाइन्थ यहाँ पर आपको मैं दे देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, या प्रमोटर्स। कंपनी में प्रमोटर्स है क्या, अगर है तो इट्स अ प्रमोटर बेस्ड कंपनी। अ क्लासिक एग्जांपल, रिलायंस, बिरला, ये क्या हो गया आपका प्रमोटर बेस्ड कंपनी। लेकिन अगर हम बोले नो, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ प्रोफेशनली रन कंपनी। जैसे कि हम इसको क्या बोलेंगे, आईटीसी, ठीक है, जैसे कि लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है, ये आपका रहता है। तो अब अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जब मैं बात कर रहा हूँ प्रमोटर तो मैं फैमिली प्रमोटर बोल रहा हूँ, फैमिली ओनरशिप या फैमिली प्रमोटर। अब आप देखो, आप रिलायंस को कितने कैटेगरी में स्प्लिट करोगे, देखो जो एक एक करके हमने डिस्कस किया है। रिलायंस क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके फैंटास्टिक। नाउ रिलायंस में आप क्या बोलोगे, क्या ये एक प्रॉफिट बनाने की कंपनी है या फिर ये नॉट फॉर प्रॉफिट है। नॉट फॉर प्रॉफिट को हम बोलते हैं, प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट को हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। तो वो सेक्शन 8 कंपनी है या अदर देन सेक्शन 8, क्योंकि वो डिविडेंड को हर साल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इट इज अदर देन सेक्शन 8 कंपनी। ओके, फिर आप देखो क्या उसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है या नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे, इट इज अ लिस्टेड कंपनी। ओके, अच्छा आप मुझे बताओ, क्या वो होल्डिंग कंपनी है या किसी की सब्सिडरी कंपनी है, तो आप उसको क्या बोलोगे, रिलायंस इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर मेनी सब्सिडरी कंपनीज, फॉर मेनी ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, प्लस इसके पास बहुत सारे क्या है एसोसिएट्स है, एंड इट आल्सो हैव लॉट ऑफ एसोसिएट कंपनीज। ये क्लियर हुआ बच्चा लोग, ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसके अलावा आप मुझे बताओ, ये पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है। सो इट्स अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, राइट। तो कौन सा मिस कर दिया, कंट्रोल हो गया। अच्छा, इट इज अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, है कि नहीं, इट्स नॉट एन अनलिमिटेड कंपनी, इट्स अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, दिस इज अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि डोमिसाइल्ड, वो इंडियन कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी है।
इट्स एन इंडियन कंपनी, करेक्ट। अच्छा, ये एक्टिव कंपनी है या डोरमेंट है? इट्स अ एक्टिव कंपनी, करेक्ट। अच्छा, इट्स अ प्रमोटर बेस्ड कंपनी या प्रोफेशनली रन कंपनी? इट्स अ प्रमोटर बेस्ड कंपनी, इट्स अ प्रमोटर बेस्ड कंपनी। और यहाँ पर कौन है इसके प्रमोटर? अंबानी फैमिली। आप बताइए, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? क्या ये समझ में आया? इजी? ये क्लियर हुआ? ओके, चलिए। अब देखो, ये आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ होगा कि शेयर्स के ऊपर कितना अमाउंट अनपेड है, वो अमाउंट कंपनी को, शेयर होल्डर को पे करना है। वो जैसे ही आपने पे कर दिया, काम खत्म। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? सो when the liability of the members of the company is limited by its memorandum of association to the amount unpaid on the shares held by them, it is known as company limited by shares. Make sense? फिर देखिए, it does implies that meeting for the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute कितना? Only to the extent of the amount which remains unpaid on his shareholding. तो उसके शेयर्स पे जो अमाउंट अनपेड है, सिर्फ मैक्सिमम उतना अमाउंट ही आप उसको बोलोगे कि पे करो, उससे ज्यादा आप उसको पे करने के लिए नहीं बोलोगे। इज दिस क्लियर? राइट। जो मेंबर्स है, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एनकम्पास्ड टू मीट द कंपनीज डेट। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके। ही इज अ शेयर होल्डर को आप बोल सकते हो ही इज द को ओनर ऑफ द कंपनी, बट ही इज नॉट द को ओनर ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। वो क्यों? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट पर्सन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आया। फिर आप देखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो मैंने आपको बताया अगेन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ही क्लियरली गिवन होगा कि कंपनी के जो मेंबर्स है, जो लाइबिलिटी है वो कैसा है। तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा वेदर इट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी अनलिमिटेड और लिमिटेड बाय गारंटी। तो वहां पर लिखा रहेगा। तो अगर ऐसा है तो वहां पर वो हो सकता है कि कंपनी के जो मेंबर्स है, मेंबर्स में रेस्पेक्टिवली अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. तो ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सो thus the liability of the members of a guarantee company is limited up to the stipulated sum which is mentioned in the memorandum. Now members cannot be called upon to contribute beyond that sum. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियरली ध्यान रखना होगा that the liability of the member of a guarantee company is limited up to the stipulated sum which is mentioned in the memorandum. तो मैंने आपको उस दिन शायद एग्जांपल भी दिया था, भले ही कंपनी को 100 करोड़ पे करने हो, आपने अगर गारंटी 5 लाख रुपए की दी तो आप सिर्फ 5 लाख पे करोगे। बट हाँ, अगर कंपनी को 5 लाख से कम पे करने, तो फिर ऑफ कोर्स आप ज्यादा क्यों पे करोगे, जितने की जरूरत है उतने का ही पे करोगे। सपोज 2 लाख की लाइबिलिटी है तो आप 2 लाख रुपया पे करोगे। सो मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड सम। तो एक कॉमन फीचर जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, इन दोनों के अंदर ही क्या है, मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है। बट जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया कि अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर, उसमें जो अनपेड अमाउंट है उसके ऊपर आपको रहता है। एंड बोथ ऑफ देम स्टेट देयर मेमोरेंडम, एंड इन द मेमोरेंडम वो क्लियरली यहाँ पे बताते हैं कि लाइबिलिटी लिमिटेड है। ये तो हो गया सिमिलैरिटी। इनके बीच में डिस्टिंक्शन भी है। डिस्टिंक्शन क्या है? ये जो मैंने आपको पहले बताया कि मेंबर्स, अगर कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है उसमें पैसा कभी भी मंगवाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसमें पैसा कब मंगवाया जाएगा? ओनली ऑन द वाइंडिंग अप। ये देखो, ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। और यहाँ पर है
It can be called upon during the life of the company or also during the winding up. आप बताइए, is this clear? Okay. अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये चीज आप देख लो। देखो, आप एक प्लेन एग्जाम्पल को चेक करो, उससे आप इस वाले पॉइंट को काफी अच्छे से समझ सकोगे। मन करे तो इसका एंड में स्क्रीनशॉट ले लेना। सी, ये एक शेयर है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड है। इस एबीसी लिमिटेड का शेयर है, किसके पास है? गौरव के पास। आज पूरे लेक्चर में गौरव का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो चलो, गौरव के पास शेयर है। ये शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज, ठीक है। अच्छा, ये शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है? लेट्स से इस शेयर का पेड अप वैल्यू है 70 रुपीज। मतलब इसमें अभी भी 30 रुपीज क्या है? आउटस्टैंडिंग है। यस और नो? ये पार्टली पेड अप है, करेक्ट। अब गौरव ये शेयर मेरे को बेच रहा है, तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगा? मेरे को पूछेगा कि देखो भाई, इसके ऊपर 30 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तुम पे करोगे ना? मैं बोलूंगा हाँ मैं पे करूंगा। तो फिर यहाँ पर ये शेयर गौरव मेरे को बेच देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये शेयर फुल्ली पेड अप है, ठीक है, दूसरा सिनेरियो, तो यहाँ पर क्या होगा? 30 रुपीज आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ से एबीसी लिमिटेड, यहाँ पे हम दोनों के बीच में कुछ बातचीत होगी। अब दूसरा केस मैं आपको बोलता हूँ, ये जो शेयर है 100 रुपया का, दिस इज फुली पेड, ठीक है, दिस इज फुली पेड अप। इफ दिस इज फुली पेड अप और गौरव ये शेयर मेरे को ट्रांसफर कर रहा है, तो क्या कंपनी के और मेरे बीच में कोई भी डिस्कशन होगा? आंसर इज नो, क्योंकि कंपनी को कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि जितने पैसे मिलने थे मिल गए। 100 रुपया इस कंपनी के शेयर के ऊपर 100 रुपया मिलना था, वो 100 रुपया पूरा गौरव ने पे कर दिया है। तो अब ये शेयर मेरे पास हो या ये शेयर किसी के पास भी हो, कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो, करेक्ट। अरे इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर मेरे और कंपनी के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन सपोज करो, ये जो एबीसी लिमिटेड है, दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। इफ दिस कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी, अब गौरव ये कंपनी के शेयर्स मेरे को दे रहा है, तो क्या कंपनी मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा? कंपनी मुझसे बात करेगा, वापस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कल को ये कंपनी बंद हो जाए और जो गौरव ने यहाँ पर गारंटी दे के रखा था 5 लाख रुपए का, अब गौरव क्या बोलेगा? मैं क्यों पे करूं, मैंने तो शेयर आनंद को बेच दिया। और मैं क्या बोलूंगा? भाई मैं तो शेयर को होल्ड कर रहा हूँ, गारंटी किसने दिया था? गौरव ने दिया था ना, उससे जाके बात करो। तो बेचारा जो कंपनी का लिक्विडेटर है, वो तो बेचारा टेनिस बॉल की तरह हो जाएगा। गौरव की तरफ जाएगा, गौरव हिट करेगा मेरी तरफ, मैं उसको हिट करूंगा गौरव की तरफ। हाँ या ना? तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला गया कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सिंपली क्या बोला कि देर इज अ राइट, द राइट इज गिवन टू द गारंटी कंपनी। वो रिफ्यूज कर सकता है टू एक्सेप्ट द ट्रांसफर बाय अ मेंबर हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑन द डिफरेंट फुटिंग देन दैट ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो, नॉर्मली एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो कंपनी मना नहीं कर सकता। रिमेंबर, वो 30 रुपया देने से अगर मैं मना करूं तो कंपनी मना कर देगी कि देखो नहीं, हम ये आनंद को शेयर ट्रांसफर करने के लिए नहीं देंगे, या गौरव तुम ये शेयर को बेच भी दो, पर हम रजिस्टर में तुम्हारा ही नाम लिखेंगे। क्यों? इस वजह से। तो ये एक लॉजिक है और ये रीजन है दैट द मेंबरशिप ऑफ अ गारंटी कंपनी may carry privileges which is different from those of the ordinary shareholder। आप बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? और फिर आ जाता है आपके पास एक अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी वो जिसके अंदर मेंबर का लायबिलिटी क्या रहता है? अनलिमिटेड रहता है। उसमें उसके पर्सनल एसेट्स को भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है टू पे, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर आ जाएगा, ये देखो, द ऑफिशियल लिक्विडेटर में कॉल द मेंबर्स फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द लायबिलिटीज फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी विच कैन बी अनलिमिटेड। तो ये हो गया आपके लिए अनलिमिटेड कंपनी। तो देखो, अनलिमिटेड कंपनी में क्या होगा? सबसे पहले स्टेप वन अगर आप देखो, तो सबसे पहले पैसे का रिकवरी कहाँ से किया जाएगा? सबसे पहले पैसे का रिकवरी किया जाएगा फ्रॉम द एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है।
सो एसेट्स ऑफ द कंपनी से कोशिश करेंगे सारा डेट्स रीपे हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर स्टेप नंबर 2 में कंपनी के सारे मेंबर्स जो होंगे वो पूरे के पूरे डेट को कंट्रीब्यूट करेंगे। बोलिए जी, इज दिस क्लियर? ओके, ये देखो ये बताया हुआ है अनलिमिटेड कंपनी, देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, द लायबिलिटी सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी द मेंबर। तो सपोज करो मैं एक अनलिमिटेड कंपनी का मेंबर था, अब मैं उस कंपनी का मेंबर नहीं हूँ, तो मेरा लायबिलिटी भी यहीं पर खत्म हो गया। नाउ लायबिलिटी इज नॉट लिमिटेड टिल द कंपनी इज नॉट वाउंड अप, सो मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप। ये पॉइंट याद रखना, एक अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो आपके ऊपर लायबिलिटी कब आएगा? तभी आएगा जब कंपनी बंद होने वाला होगा। तो एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी, इन दोनों के अंदर ही पैसा मेंबर से कब मंगवाया जाता है? जब कंपनी बंद होने वाला हो। एंड लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड्स टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेट एंड लायबिलिटी, हाउएवर ही कैन क्लेम फ्रॉम द अदर। तो जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में या हमने जॉइंट लायबिलिटीज में नहीं देखा था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ए बी और सी, ए ने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया डी को 3 लाख रुपया, तो वो बी से और सी से 1-1 लाख रुपए लेगा, राइट? तो ये वही वाला पॉइंट आ रहा है कि जैसे ही किसी एक मेंबर ने भी अगर 100% पेमेंट कर दिया तो बाकी सबके लायबिलिटीज खत्म हो गए। अल्टीमेटली बाहर वालों का डेट पे हो जाना चाहिए, वो बात और है। जिसने यहाँ पर सारे पेमेंट्स किए उससे आप रिकवरी वो बाकी मेंबर से रिकवरी कर सकता है। बोलिए जी, क्या ये क्लियर हुआ? राइट, ओके। अब 1 पर्सन कंपनी जो है, हाँ देखो अनलिमिटेड वाले कंपनी का लायबिलिटी खोलने का रीजन ये होता है कि आपको जो बिजनेस है वो आपका रिस्की वेंचर है, आप लेकिन उस पर पूरा भरोसा कर रहे हो, लेकिन उसमें कोई पैसा लगाने को रेडी नहीं है। क्यों लगाने को रेडी नहीं है? क्योंकि अगर मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी करूंगा तो उसमें मुझे फंडिंग के अंदर डिफिकल्टी हो सकता है कि हो सके मेरे को लोग पैसे उतना नहीं दे, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कैसा है, रिस्की है। पर मैं उसको बोलूंगा पर मेरी कंपनी जो है वो अनलिमिटेड है, तो अब इसमें जितना भी रिस्क है कोई दिक्कत नहीं है, आपका सारा का सारा पेमेंट मैं करूंगा, मैं मेरे पर्सनल एसेट्स को बेचकर आपको रीपे करूं तो भी आपका ये पेमेंट पूरा होगा। तो इस तरह से अनलिमिटेड कंपनी को बनाया जाता है, राइट? ओके, अब आ जाता है आपके पास 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? आपको आज का लेक्चर समझ में आया? ओके, अगर अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया और आपके अगर कोई डाउट्स नहीं है तो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।